अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्या एक मकतूल को 2 दफ़ा कत्ल किया जा सकता है? ये सवाल हकीम मोहम्मद सईद के कत्ल के बारे निहायत हैरान कुन है। सिंध के साबिक गवर्नर, तिब और अदविया साजी के इदारे हमदर्द फाउंडेशन पाकिस्तान के बानी और सरबरा, मुमताज़ समाजी शख्सियत, सियासतदान और पाकिस्तान के नामवर तबीब हकीम मोहम्मद सईद को 17 अक्टूबर 1998 को एक हमले में कत्ल कर दिया गया था। इस हमले में उनके एक नायब हकीम अब्दुल कादिर और एक मुलाजिम वली मोहम्मद भी कत्ल हुए, जबकि एक मातहत हकीम सैयद मंजूर अली और ज़ाती मुहाफिज अब्दुल रज़ाक ज़ख्मी हुए थे। पुलिस, खुफिया इदारों और इस्तगासा के मुताबिक कत्ल के इस मुकदमे में जिन लोगों को नामजद किया गया उनका ताल्लुक अल्ताफ़ हुसैन की तंजीम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट यानी के MQM से था। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन और MQM ने हमेशा इस इल्ज़ाम को सियासी साजिश करार दिया और इस कत्ल से हमेशा लाताल्लुकी ज़ाहिर की। अदालती रिकॉर्ड और कराची के थाना आराम बाग में दर्ज FIR के मुताबिक 78 साला हकीम सईद को 17 अक्टूबर 1998 को उनके 2 मुलाजमों समेत कराची के जनूबी इलाके आराम बाग में उन्हीं के हमदर्द मतब के बाहर होने वाले हमले में कत्ल किया गया। कत्ल की इस वारदात में जिंदा बच जाने वाले हकीम सईद के नायब हकीम सैयद मंजूर अली ये वाक़या याद करते हुए बताते हैं कि हकीम सईद साहब का मामूल था कि वो फजर अदा करके फ़ौरन बाद मतब आ जाते थे। उनकी उम्र रसीदा और दरीना घरेलू मुलाजिम गंग खान उनके ड्राइवर भी थे और वो ही उनको लेकर आते थे। एक मुहाफिज सदीक हकीम साहब के साथ आता था और 2 मुहाफिज हमारे मतब के दरवाजे पर पहले ही से मौजूद होते थे। मैं और हकीम अब्दुल कादिर दरवाजे पर हर रोज़ हकीम साहब का इस्तकबाल किया करते थे। मतब के मुहाफिज और अमले का एक बंदा जैसे वली मोहम्मद वगैरह भी अक्सर हमारे साथ होते थे। उनके दर्जनों मरीज़ तो मुआयने के लिए सुबह ही आ जाते थे। सबको टोकन देकर ऊपर बिठा दिया जाता था। उस रोज़ भी 30-40 से ज़्यादा मरीज़ मतब पर उनकी आमद के मुंतज़िर थे। वो फजर के बाद मतब आए तो रोशनी भी पूरी तरह नहीं हुई थी, हल्का हल्का अंधेरा था। मैं, हकीम अब्दुल कादिर और वली मोहम्मद हस्बे मामूल हकीम साहब के इस्तकबाल के लिए बाहर ही खड़े थे। मतब का एक मुहाफिज भी था और जूं ही गाड़ी से उतरे तो मामूल के मुताबिक मैंने उनसे हाथ मिलाया और उन्होंने अपनी जिना कैप और तस्बीह मेरे हाथ में दे दी। तब तक तो उनके ड्राइवर गंग खान गाड़ी से उतरे भी नहीं थे। उस वक्त रोड बिल्कुल खाली था और हमारा ध्यान हकीम साहब पर था कि वो क्या कह रहे हैं। मेरा और हकीम साहब का मुंह मतब की जानिब था। इसी वक्त कुछ गाड़ियां MA जिना रोड की जानिब से आराम बाग रोड में दाखिल हुई। ये 1-2 गाड़ियां नहीं थी बल्कि 3-4 गाड़ियां थी। एक हाइएस थी, 2-3 गाड़ियां और भी थीं। दोस्तों, उस वक्त हकीम सईद साहब हकीम अब्दुल कादिर से हाथ मिला ही रहे थे कि अचानक आने वाली उन गाड़ियों में सवार हमला आवरों ने आराम बाग रोड पर मुड़ते ही हमला कर दिया। इंतहाई शदीद फायरिंग हुई, बेतहाशा गोलियां चल रही थीं। मैंने हकीम मोहम्मद सईद साहब को ज़मीन पर गिरते देखा। हकीम अब्दुल कादिर और वली मोहम्मद भी गोलियां लगते ही ज़मीन पर गिर पड़े। एक गोली मेरे बाजू को भी छीलती हुई चली गई और मुहाफिज अब्दुल रज़ाक भी ज़ख्मी हो गया। हमला होते ही मैं ज़मीन पर लेट गया था। मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ कि मुझे भी गोली लग चुकी है। वो बताते हैं कि गाड़ी में बैठ रह जाने की वजह से गंग खान बिल्कुल महफूज रहे। हमले के फ़ौरन बाद ही हमला आवर गाड़ियों समेत फरार हो गए। सब कुछ आनन फानन हुआ। मैं तो कुछ देख ही नहीं सका कि दरअसल हुआ क्या है और फिर मैं बेहोश हो गया। आसपास मौजूद दीगर ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बिल्कुल सुबह का वक्त था तो ट्रैफिक बहुत कम थी, लेकिन जैसे ही ये सब हुआ तो आती जाती गाड़ियां भी रुकने लगीं। बस फिर तो एक शोरगुल मच गया, अफरा तफरी फैल गई। मतब में मौजूद मरीज बड़ी तादाद में चिल्लाते हुए नीचे आ गए। कोई रुककर फ़ोन करने लगा, कोई भाग खड़ा हुआ। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इस हमले के 15 मिनट के अंदर पुलिस हुक्काम मौका पर पहुंचे और ज़ख्मियों को हस्पताल मुंतकिल किया गया। जब हकीम मोहम्मद सईद का कत्ल हुआ तो बतौर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत था और इस वक्त सिंध में लियाकत अली जतोई वज़ीर आला थे, जो कि अल्ताफ़ हुसैन की मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ सिंध में मखलूत हुकूमत चला रहे थे।
یہی MQM مرکز میں نواز شریف کی وفاقی حکومت میں شریک اقتدار تھی۔ قتل کے چند گھنٹوں کے اندر ہی کراچی پولیس کے بعض افسران نے دعویٰ کیا کہ ایک گاڑی برآمد ہوئی جو کہ مبینہ طور پر حکیم سعید کے قتل میں استعمال کی گئی تھی۔ بعض پولیس افسران نے، جن میں اس وقت کے SSP ضلعی وسطی فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل IG سندھ رانا مقبول بھی شامل تھے، یہ موقف اختیار کیا گیا کہ گاڑی سے عامر اللہ نامی ایک نوجوان کی امتحانی شیٹ ملی ہے۔ یہ واقعہ سناتے ہوئے وہ مزید بتاتے ہیں کہ عامر اللہ نامی نوجوان مبینہ طور پر متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن بتایا گیا اور SSP فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل IG سندھ رانا مقبول احمد نے اعلیٰ حکام، وزیر اعلیٰ اور حتیٰ کہ وزیر اعظم نواز شریف کو مطلع کیا کہ عامر اللہ مبینہ طور پر حکیم سعید کے اس قتل میں ملوث ہے، جس میں اسے مبینہ طور پر پارٹی کے بعض دیگر ارکان یعنی کہ MQM کے مبینہ عسکری بازو کے سرکردہ افراد کی مدد اور حمایت بھی حاصل رہی۔ IG اور DIG کی قیادت میں پولیس نے MQM سے تعلق رکھنے والے نامزد ملزمان کے خلاف چھاپوں اور گرفتاریوں پر مشتمل کریک ڈاؤن شروع کیا اور اس کے علاوہ مزید 9 افراد کو بھی اس کیس میں نامزد کر دیا گیا اور اس وقت MQM بزنس روڈ سیکٹر کے انچارج شاکر احمد بھی شامل تھے۔ چھاپوں اور گرفتاریوں کے ایک طویل سلسلے کے دوران تمام نامزد ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ ان ملزمان سے ہتھیار برآمد کرنے کا بھی دعویٰ اخبارات میں شائع ہوتا رہا۔ حکیم سعید کا قتل بہت بڑا ظلم تھا، ان کو قتل کرنے والا انسان نہیں بلکہ اصل میں تو وہ ایک پلاٹ کا مسئلہ تھا جہاں حکیم سعید نے یونیورسٹی بنانی تھی۔ حکیم سعید ان کے خلاف لکھتے بھی تھے اور وہ ان کی مخالفت میں سب سے بڑی آواز تھے۔ ملزمان کی نامزدگی یا گرفتاری سے متعلق سوال پر رانا مقبول جو کہ IG سندھ تھے، ان کا کہنا تھا کہ تفتیش کے علاوہ ان کی سکروٹنی ہر جگہ ہوئی تھی۔ عالمی افسران نے بھی پہلے تو کیس فوجی عدالت میں گیا تو سکروٹنی ہوئی، سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کی تشکیل ہی کالعدم قرار دے دی تھی۔ کالعدم قرار دینے کے بعد پھر ایک کمیٹی بنی تھی اور پھر یہ کیس ATC میں بہت ہی قابل جج قمر الدین وہرا کے سامنے گیا۔ حکیم سعید کیس میں MQM کے کارکنان کے ملوث ہونے کی رائے رکھتے ہوئے کیس حل کرنے کے سلے میں ترقی پا کر IG سندھ لگنے والے پولیس افسر رانا مقبول اس سلسلے میں اپنی علیحدہ رائے رکھتے ہیں۔ یہی نہیں، کئی برس ان کے کچھ اور لوگ بھی پکڑے گئے، جن میں سے سعید بھرم اور منہاج قاضی نے دوران تفتیش بتایا کہ ان کا یہ بیان پاکستانی TV چینلز پر نشر بھی کیا گیا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہ کراچی میں موجود نہیں تھے، مگر ان کی اطلاعات کے مطابق رکن سندھ اسمبلی ذوالفقار حیدر اور آل پاکستان متحدہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے اس وقت کے چیئرمین محمود صدیقی کا بھی اس میں ہاتھ تھا اور ندیم موٹا اور عامر اللہ کا نام بھی آیا تھا۔ دوستو، ادھر 4 ستمبر 2011 کو انگریزی روزنامے ایکسپریس نے لاہور سے خبر دی کہ MQM کے سابق سیکرٹری جنرل اور برطانیہ میں قتل کر دیے جانے والے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کی تفتیش کرنے والے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے حکام کو ان کے گھر کی تلاشی کے دوران ایسی دستاویزات ملی تھیں جن کا تعلق مبینہ طور پر حکیم سعید کے قتل سے ہو سکتا ہے۔ اخبار کے مطابق ان دستاویزات میں مبینہ طور پر متحدہ قومی موومنٹ کے ایک سیکٹر انچارج جاوید ترک کا وہ خط بھی شامل ہے جو اس سلسلے میں ڈاکٹر عمران فاروق کو تحریر کیا گیا تھا۔ جب سابق IG سندھ رانا مقبول سے سوال کیا گیا کہ جن لوگوں پر پولیس نے قتل کا الزام لگایا انہیں تو سندھ ہائی کورٹ نے بری کر دیا تھا، تو رانا مقبول نے کہا کہ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت ختم کر دی اور نئی حکومت میں MQM کو سہولت ملی۔ استغاثہ نے ملی بھگت کے ذریعے عدالت میں کیس کی ویسی پیروی نہیں کی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی۔ رانا مقبول کے مطابق استغاثہ نے تو خود ہی گھٹنے ٹیک دیے تھے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا جیسا کہ اس نے کیا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ باقی دنیا میں تو استغاثہ کسی کی بات نہیں مانتا، لیکن یہاں استغاثہ حکومت وقت کے ماتحت ہوتا ہے اور حکومت سیاسی جماعت کی ہوتی ہے، اسی لیے استغاثہ سیاسی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ادھر پولیس نے جن لوگوں کو حکیم سعید کے مقدمہ قتل میں گرفتار کیا ان میں سے ایک ملزم
फसी जुगनू दौरान हिरासत हलाक हो गया। इस हलाकत पर भी ज़बरदस्त सियासी हलचल मची और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने एक बार फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसके बेगुनाह कारकुनों को गिरफ्तार करके बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, ताकि झूठे एतराफ़ी बयानात लेकर MQM को हकीम सईद जैसी शख्सियत के कत्ल में जाली तौर पर मुलव्विस करके बदनाम किया जाए और इसकी सियासी मकबूलियत को नुकसान पहुँचाया जा सके। हकीम सईद केस में गिरफ्तार होने वालों में सबसे अहम नाम शाकिर अहमद उर्फ शाकिर लंगड़ा का था। हुक्काम का तवील अरसे तक इल्ज़ाम रहा कि हकीम सईद के कत्ल की इस वारदात के मरकज़ी मनसूबा साजों में शामिल था। शाकिर अहमद को पहले ATC में सज़ा सुनाई गई, फिर सिंध हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही अदालतों से उसे बाइज्जत बरी किया गया। दोस्तों, इसके साथ मज़ीद आपको ये भी बताती चलूँ कि शाकिर अहमद उस वक्त MQM बिजनेस रोड सेक्टर के इंचार्ज होने के साथ साथ महसूलात से मुतालिक महकमे में बतौर इंस्पेक्टर तैनात था। शाकिर अहमद अब भी कराची के एक शहरी इदारे के अफसर हैं। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट में ज़बरदस्त जिरा के बाद बिलाखिर 31 मई 2001 को अदालत आलिया ने ये सज़ा कालअदम करार देते हुए मुल्ज़िमान को रिहा करने का हुक्म दिया। सरकार की जानिब से सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और आखिरकार जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी और जस्टिस मशीर आलम पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 26 अप्रैल 2014 को सिंध हाई कोर्ट की जानिब से मुल्ज़िमान की बरियत के फैसले को बरकरार रखते हुए मुल्ज़िमान को बाइज्जत बरी करने का हुक्म जारी कर दिया। दोस्तों, अगर आला अदालतों से मुल्ज़िमान की बरियत दुरुस्त है तो ये कत्ल आज भी गैर हलशुदा वारदात है। इस बारे में बरी होने वाले मुल्ज़िम शाकिर अहमद के वकील और साबिक जस्टिस सिंध हाई कोर्ट महमूद आलम सद्दीकी ने इससे इत्तफाक किया। उनका कहना था कि अदालत के सामने तो पुलिस के इस मौक़िफ़ पर मबनी केस था कि आमिरुल्लाह या शाकिर अहमद वगैरह ने ये कत्ल किया है या नहीं, और इसमें साबित हुआ कि मामूलात वैसे नहीं थे जैसे कि पुलिस के मौक़िफ़ में पेश किए गए। दोस्तों, हकीम सईद तो मदीना उल हिकमत में दफन कर दिए गए, मगर उनके कत्ल से मुतालिक शकूक व शुबात कभी दफन नहीं हो सके। हकीम सईद वो मकतूल हैं जिनका कत्ल एक नहीं 2 दफ़ा हुआ। पहली मर्तबा गोली मारकर और दूसरी बार इस्तग़ासा के गैर संजीदा तर्ज़े अमल और फिर मुकदमे की अदालती कार्रवाई के ज़रिए। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।